हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स के ईटीएफ के बारे में। अगर आपको भारत की इकोनॉमी पे भरोसा है और आपको लगता है कि भारत की इकोनॉमी आने वाले टाइम में ग्रो करेगी, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन बढ़ेगी तो ये ईटीएफ आपके पास एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज के वीडियो में हम इस ईटीएफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स क्या है, तो इस इंडेक्स को डिजाइन किया गया है ताकि ये जो भारत की डोमेस्टिक कंजम्पशन है, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर में हो, हेल्थ केयर, ऑटो, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल, होटल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, तो इस तरह से जो भी भारत के लोग कंज्यूम करते हैं, उन सभी सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके बिहेवियर और परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस इंडेक्स को डिजाइन किया गया है। इसमें 30 कंपनीज इंक्लूडेड होती हैं जो कि एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। तो आज की डेट में जो ये 30 कंपनीज हैं, इसमें आप देखेंगे आपको भारती एयरटेल दिखेगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इस तरह से ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफाई कर देता है, क्योंकि अगर आप एफएमसीजी इंडेक्स के ईटीएफ में डालते हैं तो आप सिर्फ एचयूएल, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, इन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर पाते हैं। ऑटो में डालते हैं तो सिर्फ ऑटो स्पेसिफिक कंजम्पशन को ही आप डाइवर्सिफाई कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो भी भारत के लोग कंज्यूम करते हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, एफएमसीजी गुड्स हो, पेंट हो, केमिकल हो, ऑटो हो, इन सभी कंपनीज इस इंडेक्स में शामिल हैं। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस इंडेक्स की मेथोडोलॉजी क्या है, यानी कि इसमें कंपनीज कैसे इंक्लूड की जाती हैं, तो इसमें जो कंपनीज आज की डेट में इंक्लूडेड है, इसका रिव्यू किया जाता है हर 6 महीने पे। जैसे कि दूसरे इंडेक्स जो होते हैं उनका भी रिव्यू हर 6 महीने पे होता है, सिमिलरली इसका भी रिव्यू हर 6 महीने में किया जाता है। और उसकी जो कट ऑफ डेट है वो 31 जनवरी और 31 जुलाई होती है, यानी कि इन दो डेट्स पे जो पिछले 6 महीने का डेटा होता है उसको रिव्यू किया जाता है। उस हिसाब से जो भी कंपनीज अच्छा कर रही होती हैं, ग्रो करती हैं, इस सेक्टर में मेजर वेटेज रखती हैं, तो उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। जो कंपनीज खराब कर रही होती हैं उसको इसमें से एक्सक्लूड कर लिया जाता है। और ऐसा करने के लिए 4 वीक का नोटिस दिया जाता है, और 4 वीक के नोटिस के बाद जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इसकी अगर मेथोडोलॉजी की बात करें तो जो कंपनीज इसमें इंक्लूड की जाती हैं वो निफ्टी 500 यानी कि टॉप 500 कंपनीज का पार्ट होनी चाहिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और अगर टॉप 500 कंपनीज में से 10 ऐसी कंपनी भी नहीं है जो कि कंजम्पशन सेक्टर से रिलेटेड है, तो हम टॉप 800 कंपनीज में से ये कंपनी सेलेक्ट करते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, टॉप 500 कंपनीज में आपको बहुत सारी कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज दिखेंगे, तो टॉप 500 कंपनीज में से इन कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है। और इसके अलावा ये कंपनीज कंजम्पशन सेक्टर से होनी चाहिए, यानी कि किसी ना किसी तरह से जो भारतीय नागरिक हैं वो उस प्रोडक्ट को, इन कंपनीज के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे होने चाहिए। इसके अलावा जो इन कंपनीज का रेवेन्यू है वो 50% से ज्यादा कम से कम डोमेस्टिक मार्केट से आना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि ये कंपनी लगातार एक्सपोर्ट ही करे जा रही है, तो उसका मिनिमम जो रेवेन्यू है वो 50% से ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट से आना चाहिए, क्योंकि ये इंडियन जो कंजम्पशन स्टोरी है उसके ऊपर ये इंडेक्स बेस्ड है। इसके अलावा जो भी कंपनी है उसकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी पिछले 6 महीनों में एटलीस्ट 90% होनी चाहिए, यानी कि 90% ऑफ द डेज में उसमें कुछ ना कुछ ट्रेड होना चाहिए। और उस कंपनी की जो लिस्टिंग हिस्ट्री है वो 6 महीने की होनी चाहिए, यानी कि 6 महीने से ज्यादा वो लिस्टेड होनी चाहिए। हालांकि कोई अगर नया आईपीओ आता है तो उसमें एक्सेप्शन दी जा सकती है कि 6 महीने की जगह वो 3 महीने का भी टाइम कंसीडर कर सकते हैं। और जो फाइनल सिलेक्शन है जो 30 कंपनीज का, वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में से अगर हम प्रमोटर का शेयर हटा देंगे तो उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। तो इसके हिसाब से जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं पहली 500 कंपनीज में, उसको इस इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया जाता है। अगर आज की डेट में हम टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो आपको पहले नंबर पे भारती एयरटेल दिखेगी, जिसकी की वेटेज 10.32% के आसपास है। फिर आपको आईटीसी, एचयूएल, एशियन पेंट्स, एमएनएम, मारुति सुजुकी, टाइटन, अदानी ट्रांसमिशन, नेस्ले इंडिया और एवेन्यू सुपरमार्ट्स।
तो ये 10 कंपनीज टॉप में दिखेंगी। ओवरऑल इसमें 30 कंपनीज हैं जो कि हमने पिछले पेज में डिस्कस की हैं। सेक्टर एलोकेशन की बात की जाए तो नॉर्मली हम कंजम्पशन को एफएमसीजी से इंटर रिलेट करते हैं, लेकिन यहाँ आपको एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज तो दिखेंगी जिसकी की सबसे ज्यादा वेटेज है लगभग 35% के आसपास। लेकिन फिर आपको ऑटो सेक्टर की कंपनी भी दिखेंगी, कम्युनिकेशन सेक्टर से भी जैसे एयरटेल आपको दिखेगा, सर्विसेज सेक्टर की कंपनी दिखेंगी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो स्टफ होता है उसकी कंपनी दिखेंगी, और जो दूसरी अन्य कंजम्पशन से रिलेटेड कंपनीज हैं वो भी आपको इसमें दिखाई देंगी। इसमें 11 सेक्टर से डिफरेंट कंपनीज इंक्लूडेड हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आपने सोच लिया है कि ये तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन लग रहा है और हम इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करने के दोनों ही तरीके हैं, यानी कि आप म्यूचुअल फंड के द्वारा भी कर सकते हैं और ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के द्वारा भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हालांकि इसकी जो एग्जैक्ट वेटेज होती है, यानी कि जिन स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करते हैं वो वेटेज एग्जैक्टली जो हमारा निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स है उससे मैच नहीं करती, लेकिन ज्यादातर जो कंपनीज निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स में है उन्हीं कंपनीज में इन म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आपके पास जैसे डीमेट अकाउंट नहीं है या आप बहुत ही ज्यादा जो रेगुलर इन्वेस्टर नहीं है, आप पैसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप इन म्यूचुअल फंड के द्वारा भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े से रेगुलर इन्वेस्टर हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट है, तो ईटीएफ आपके पास अच्छी ऑप्शन हो सकती है क्योंकि इसमें जो चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं। तो आज की डेट में आई थिंक 4 ऑप्शंस हैं, 4 ईटीएफ हैं। निपॉन इंडिया का है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है, एसबीआई का है, एक्सिस कंजम्पशन का है। तो इसमें आप अगर ट्रैकिंग एरर के हिसाब से देखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा कम ट्रैकिंग एरर होता है वो अच्छा होता है, तो एसबीआई ईटीएफ और निपॉन इंडिया इसमें एज रखते हैं। एक्सपेंस रेशो यानी कि चार्जेस क्या है, इसमें सबसे कम चार्जेस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के हैं, लेकिन अदरवाइज निपॉन, एसबीआई, एक्सिस के भी 0.3% है जो कि रीजनेबल है। अगर अगेन लाइक 0.1% से कम हो तो अच्छा है, लेकिन ये अभी नए इंट्रोड्यूस्ड ईटीएफ्स हैं, तो जब ये एक बार मैच्योर हो जाएंगे तो शायद चार्जेस कम हो, लेकिन आज की डेट में अगर आपको 0.3% तक चार्ज करते हैं तो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपको ये काफी अच्छे दिखेंगे। लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से जो निपॉन इंडिया है वो मीडियम लिक्विडिटी है, यानी कि इसकी जो एयूएम साइज है वो 38.4 करोड़ का है। ओवरऑल 500 करोड़ से अच्छा माना जाता है कि ऊपर का कोई फंड हो, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बोला ये अभी नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो धीरे धीरे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो ये इनका साइज बढ़ेगा। बट आज की डेट में निपॉन इंडिया में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, अदरवाइज जो दूसरे फंड है वो बहुत ही छोटे हैं, 10 करोड़ के आसपास का एयूएम है। तो मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन मानी जाए तो मुझे निपॉन इंडिया यहाँ पे बेस्ट लगता है। तो यहाँ पे थोड़े से चार्जेस ज्यादा हैं, लेकिन इसमें लिक्विडिटी आपको ठीक ठाक दिखेगी। अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 2006 में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इस इंडेक्स को, तो वहां से इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सो सिंस इंसेप्शन पर एनम अगर हम डिविडेंड को भी इसमें मिला लें तो 14.5% की इसमें रिटर्न दी है इन्होंने। ये 31 अक्टूबर 2022 तक का डेटा है। 5 साल में देखें तो 12.5% पर एनम के हिसाब से, पिछले एक साल में 14.5%, और ईयर टू डेट यानी कि 1 जनवरी के बाद भी लगभग 14 से 14.5% की इसने रिटर्न दी है। तो ओवरऑल इसकी रिटर्न कंसिस्टेंट है, तो आपको लगभग 14% के आसपास की रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, इसने 12.5 से 14.5% की रिटर्न दी है। अगर फंडामेंटल देखा जाए तो पी रेशो इस इंडेक्स की जो कंपनीज है उसकी 39 है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर की अगर आप देखेंगे तो पी थोड़ी ज्यादा ही होती है, तो 39 उस हिसाब से ठीक है। पीबी रेशो 8.75 है। डिविडेंड यील्ड 0.93% है, यानी कि इनके ऊपर आपको 1% के आसपास का डिविडेंड भी कंपनीज देती हैं, जो कि आपकी जो ओवरऑल वैल्यू है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसमें ऐड होता जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि मेरी पर्सनल राय में जो निपॉन इंडिया का कंजम्पशन ईटीएफ है ये बेस्ट है। लिक्विडिटी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर आप कल को इसको खरीदना बेचना चाहते हैं तो आपको अच्छा प्राइस मिल पाएगा। और अगर हम ये बात करें कि भाई इसमें इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर हम पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो इस ईटीएफ ने 11.5% की रिटर्न दी है, यानी कि काफी अच्छा चला है, क्योंकि ऑटो सेक्टर हो या एफएमसीजी सेक्टर हो, पिछले एक साल में इन्होंने काफी अच्छा किया और मेजर वेटेज इसी सेक्टर से आ रही है। तो आज की डेट में आपको ये 86.59 इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। इसका 52 वीक हाई 99.3 है, लो 61 है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मिड रेंज में चल रहा है, बट
टुवर्ड्स 52 वीक हाई के तरफ ज्यादा है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगर इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, आपको ये 70 से 80 के बीच में मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आप करंट प्राइस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि अगर कंजम्पशन भारत में बढ़ेगी तो ये जो इंडेक्स है अच्छा ही करेगा। इसके अलावा अगर दूसरे सेक्टर्स की बात की जाए तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें कि जो वेरियस सेक्टर स्पेसिफिक ईटीएफ अवेलेबल हैं या निफ्टी जो इंडेक्स रिलेटेड ईटीएफ अवेलेबल हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी ईटीएफ, म्यूचुअल फंड या शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।